Very good morning, class Earth. Today is your last lesson of UT seconds. ठीक है, आपके UT सेकेंड्स का लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन में जो है आपका ये रह गया था लेसन 10 चेंज इन आर्ट्स एंड लिटरेचर। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेज आए थे हमारे इंडिया के अंदर आर्ट से और लिटरेचर साहित्यिक चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट स्टार्ट करते हैं जो अंडरलाइन से। ओके, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जब ब्रिटिश रूल आया था तो सबसे पहले मुगल्स वर ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में जो थे मुगल्स जो थे उसमें से जो स्पेशली जहांगीर का नाम ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जहांगीर जो था ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। तो वो जो पेंटिंग्स का जो उसके अंदर जो अट्रैक्शन था वो मतलब कि काफ़ी टाइम तक बना रहा, और जब ब्रिटिश भी आ गए थे तो भी मतलब वो उसका अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके अलावा राजपूत एंड पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर बेस्ड ऑन द राधा कृष्ण थीम। और जो मुग़ल के टाइम पे जो थे वो जनरली जो पेंटिंग थी वो रॉयल प्रोसेसन। ठीक है, इसे शाही दल कहते हैं। शाही दल जब बाहर निकलते थे उनके लिए हंटिंग का था, वो शिकार करने वक्त मतलब वो जो पेंटिंग करते थे ना उनके जो थीम हुआ करते थे यही हुआ करते थे, जंगल में मतलब कि शिकार करते हुए लोगों का। ठीक है, उसके बाद इन 18th सेंचुरी नवाब ऑफ अवध, ठीक है अवध आप समझते हो ना, लखनऊ, और बंगाल इंगेज्ड यूरोपियन आर्टिस्ट टू प्रोड्यूस देयर फैमिली पोर्ट्रेट। ठीक है, जिस टाइम पे हमारी फ़ोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे जो थे जो रिच मैन थे, जैसे लखनऊ के नवाब हो गए और बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने क्या किया, यूरोपियन आर्टिस्ट को मतलब बुलाया। ठीक है, बुला करके अपने फैमिली जो मेंबर होते थे उनका मतलब कि पेंटिंग करवाते थे, पोर्ट्रेट पेंटिंग। जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा हुआ है तो यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री से रिलेटेड पेंटिंग है, जिससे मतलब कि स्पेशली ये जो राजपूत हैं स्पेशली कहाँ के, राजस्थान के, तो यहाँ पे ऊँट है। ठीक है, और दिखाया गया है कि मतलब वन लेडीज़ एंड वन जेंटलमैन ओवर ईयर। सेकेंड में है लैंडस्केपिक पेंटिंग है, इसे दूध जनरली जो थे ये मतलब कि जो नवाब थे वो इस तरह की पेंटिंग कराते थे अपने फैमिली मेम्बर्स को सामने रख कर। नेक्स्ट है कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग जब आई थी, कंपनी पेंटिंग का मतलब होता है ब्रिटिश की जो कंपनी होती है वो यहाँ पर आई और उसका जो मिक्सचर था उसे इंडियन यूरोपियन नाम दिया गया। ठीक है, उनके जो ज़्यादातर जो पेंटिंग थे डेट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन नेचर पेंटिंग। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी पेंटिंग का जो मतलब कि जो शहर जो फेमस था वह कैलकाटा, मैड्रास, दिल्ली, लखनऊ, पटना और तंजौर है। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जो बातें बताऊंगा ये हैं राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा एक ऐसे पेंटर थे, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके होंगे और आगे भी पढ़ते रहोगे। राजा रवि वर्मा जो 1848 से लेकर के 1906 तक थे, ये फेमस पेंटर थे और ये त्रावणकोर साउथ इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, इनके जो थे जो थीम था वो मुख्यतः महाभारत और रामायण बेस पर है। ठीक है, जो हम फेस्टिवल में दीपावली पे या किसी टाइम पे या व्रत त्यौहार पे जो भी हम पेंटिंग खरीदते हैं भगवान की, देवी देवताओं की फ़ोटो, वो इनके द्वारा ही बनाई हुई है। ठीक है, ये अपने माइंड में बैठा लो कि जो भी देवी देवता की आप फ़ोटो देखते हो पुराने में वो इन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, न कि टीवी सीरियल में आने वाले जो लोग हैं वो नहीं है। ठीक है, वैसे माइंड में तो वही बैठ जाता है जो आप करंट में देख रहे होते। एक्चुअली में रियलिटी में जो फ़ोटो तस्वीर आप देखते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, फ़ोटो आपके घर में जो है कैलेंडर में है जिसमें राम और सीता बने होते हैं, शंकर और पार्वती, और यहाँ तक कि दुर्गा की फ़ोटो। ठीक है, और अन्य तमाम देवी देवताओं की जो फ़ोटो आप देखते हो वो स्पेशली यही हैं जिन्होंने इन्होंने ही मतलब कि अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, इमेजिन करके। ठीक है, अपने मस्तिष्क में इमेजिन करके उन्होंने इस तरह की फ़ोटोज़ बनाई है। अब आगे हम बात करते हैं बंगाल स्कूल के बारे में। तो वो पता है ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए थे, तो ब्रिटिश के आने के बाद ईवी हैवल जो थे वो प्रिंसिपल थे कैलकाटा के स्कूल ऑफ आर्ट के। उन्होंने लोगों को भी इनक्रेज किया और भी इंडियंस को इनक्रेज किया कि वो अपने ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में वो पेंटिंग करें। ठीक है, तो उसमें से एक थे अविंद्रनाथ
टैगोर, जो कि वो नेफ्यू थे, भांजा या भतीजे रहे होंगे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और जिनकी जो जो कलाकृतियाँ थी वो मतलब कि राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित थी। राइट, हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप देखोगे ये एक पेंटिंग और है भारत माता की। ये भी जो पेंटिंग है मतलब कि देखा होगा जगह जगह पे हमारा एक भारत माता का मंदिर होता है ना। तो ये भारत माता का मंदिर जहाँ जहाँ आप देखने को मिलेगा, तो इस तरह की जो ये पिक्चर है ये भारत माता का, तो ये जो ड्रॉ किया गया है ये इमेजिन बेसिस पर है और ये भी राजा रवि वर्मा का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है काली घाट पेंटिंग। अब जो अलग अलग जो पेंटिंग थी जिसमें 19वीं सेंचुरी में काली घाट टेम्पल के अंदर या चारों तरफ जो पेंटिंग की गई, ठीक है, वो हमारे पौराणिक जो थे माइथोलॉजिकल वो इमेजेस जो थे गॉड एंड गॉडेस को लिया गया, ठीक है। उसमें मेन जो है मैं जैसे बातें करता हूँ राजा रवि वर्मा की, तो राजा रवि वर्मा के ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है वो मतलब कि महाभारत और रामायण काल के हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो गॉड और गॉडेस की पेंटिंग में उन्होंने तैयार की हुई है, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो बाद में बनाई गई थी, ठीक है। जैसे स्पेशली काली घाट पेंटिंग्स के बारे में बात है तो यहाँ पे गॉड एंड गॉडेस की भी अलग से जो है पिक्चर्स बनाई गई, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन इंडिया, ठीक है। और ये जो कहलाया हमारा लैंडस्केप पेंटिंग होता है, ठीक है। डिफरेंस आपको पता है ना लैंडस्केप पेंटिंग कैसे होता है। जैसे ये बड़ा सा एक चार्ट है, ये मैं दिखा दूँ, जैसे ये बड़ा सा एक चार्ट है, अगर इसमें हम कोई पेंटिंग करते हैं तो ये हमारा लैंडस्केप पेंटिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसको पोर्ट्रेट पेंटिंग की बातें करें तो ये हमारा साइज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस खड़े शेप में जब हम कोई पेंटिंग करते हैं तो वो हमारा पोर्ट्रेट कहलाता है। और ये जो पोर्शन है जिसमें हम पूरा ऐसा पेंटिंग करते हैं ये लैंडस्केप कहलाता है, ठीक है। दोनों डिफरेंस पता चल गया ना, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पेंटिंग किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप जान लो, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे हमारे विश्व के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने मतलब कि जनगण मन इस सॉन्ग को गाया, और इसके अलावा उन्होंने अमार सोनार बांग्ला नेशनल एंथीम भी उन्होंने इन्हीं की दी हुई है, ठीक है। उस टाइम पे ये जो राष्ट्रीय गान था वो भारत के लिए था और बांग्लादेश के लिए भी था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश था वो हमारे इंडिया में शामिल था, बांग्लादेश बाहर नहीं था, राइट। तो पूरा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सारा कंप्लीट इकट्ठे माने जाते थे, जिसको हम उस टाइम पे सोनार बांग्ला कहते थे या बांग्लादेश बोलते थे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आप समझोगे कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया था सबसे पहले गोवा में आया, ठीक है, और लाने वाले कौन थे, पोर्चुगीज़ मिशनरीज़ के लोग थे, ठीक है। 1780 में उस टाइम पे जेम्स ऑगस्टस हिकी एन आयरिशमैन का मतलब वो होता है जो आयरिश व्यक्ति, जैसे इंडिया के रहने वाले को इंडियन कहते हैं तो आयरलैंड के रहने वाले को आयरिशमैन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो मैगजीन निकाली, वीकली मैगजीन थी, मतलब सप्ताह में एक बार निकलती थी, उसको बंगाल गजेट्स नाम दिया, ठीक है। बंगाल गजेट्स ब्रॉट इन गंगाधर भट्टाचार्य, और ये लाने वाले जो उनका जो श्रेय जाता है वो गंगाधर भट्टाचार्य को जाता है। नेक्स्ट अगर हम बातें करेंगे पेंटिंग्स, फिर इसके बाद जो थे प्रिंटिंग के थ्रू कुछ और भी पेंटिंग्स हुई जो मतलब कैलेंडर के फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब आपके घर में जो भी कैलेंडर होते हैं जिसमें जैसे अगर लक्ष्मी की फ़ोटो है या सीताराम की फ़ोटो है या फिर शंकर एंड पार्वती की फ़ोटो है, तो डैट इज़ बेस्ड ऑन द राजा रवि वर्मा की है, ठीक है। आप ये मत समझना राजा रवि वर्मा ने ही उसको मतलब कि सबसे पहले अपने मस्तिष्क से इमेजिन बेस पे गॉड गॉडेस की फ़ोटो पिक्चर बनाई, उसके बाद ही फिर वो अन्य उसकी फ़ोटो कॉपी तैयार की गई। अब वो फ़ोटो कॉपी प्रिंटिंग प्रेस के भी थ्रू हुई और इसके अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी बनाया, उनकी कॉपी किया है, ठीक है, और उसको मतलब कि अच्छा स्वरूप देते गए। अब जैसे ये भारत माता का है तो फेस कैसा होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन मतलब आपके मस्तिष्क से जो भी है अच्छा चीज़ उभर करके जो आता है उसे कहते हैं इमेजिनेशन, ठीक है, कल्पनाशील होना। तो पेंटिंग वर प्रिंटेड इन कैलेंडर्स एंड दे कुड बी बॉट बाय द कॉमन पीपल।
तो ये जो था पहले तो बहुत ही महंगा था, खर्चीला था आर्टिंग, क्योंकि बहुत ही रिच फैमिली के लोग ही अपने आर्ट अपने घरों के लोग बनवाते थे। ठीक है। और फिर बाद में जो है प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद वो कॉमन पीपल भी लोग खरीदना शुरू कर दिए। जैसे कि आजकल दीपावली वाले पे आप देखोगे ना, बिकता है फुटपाथ पर जगह जगह पे, फ़ोटो के फॉर्म में रहता है। तो वो क्या है कि सस्ता पड़ता है और लोग उसे आसानी से ख़रीद लेते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे इकोनॉमिक इश्यू को लेकर के। जो भी उस टाइम पे न्यूज़पेपर, ठीक है, तो समझ गए ना प्रिंटिंग का मतलब क्या है। हमारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, तो उसमें जो बातें रखी गई तो वो बातें थी सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, भारत की गरीबी को लेकर के। इसके अलावा जो शोषण था डेट वाज बिलोंग टू द वीमेन सॉरी, लिटरेचर वाज रिटन इन द सेवरल रीजनल लैंग्वेजेज। और भी साहित्यिक चीज़ें लिखी गई जो कि हिंदी में थी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड मराठी। नेक्स्ट हम बंगाल की अगर बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेमस जो था बंगाल में था, और जो ब्रिटिश जो थे वो मतलब कि वेस्ट बंगाल में ही वो रहते थे। ठीक है। और बंगाल हमारा ईस्टर्न साइड में पड़ता है। इस पोर्शन में ये जो पूरा जो पोर्शन हुआ करता था, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, कम्प्लीटली सब सारी चीज़ें बंगाल की कैटेगरी में आती थी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन था उस टाइम पे। उड़ीसा को भी, बंगाल को भी, बिहार को भी, बांग्लादेश को, सब मिला करके हम उस टाइम पे हम कह सकते हैं ये पूरा बांग्लादेश था। ठीक है। यह वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये पोर्शन जो है हमारा ईस्ट की तरफ पड़ता है, तो इसलिए जो कंपनी जो थी ब्रिटिश, वो हमारी क्या कहलाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है। ईस्ट इंडिया का मतलब ईस्ट के सेक्शन में जो कंपनी आई यहाँ पे, दैट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो आगे आप देखोगे, हम बातें करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। उनका जो पहला नॉवेल आया था वो दुर्गेश नंदिनी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था। इसके अलावा उन्होंने फेमस नॉवेल आनंद मठ लिखा और फ्रीडम फाइटर्स के लिए काफ़ी इंस्पायर किया, मतलब कि काफ़ी प्रेरित करता था। वंदे मातरम कंपोज्ड बाय द बंकिम चंद्र, एंड ये हमारा फिर स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने सॉन्ग ये लिखा। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब अनदर जो थे वो उर्दू में लिखने के माहिर थे। ठीक है। इन्होंने पोएम्स लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सभी लोग जानते हैं, और इनके जो कलेक्शन थे पोएम के वो गीतांजलि है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स इन द शॉर्टली इमोशन पावरफुल प्ले वेज हिज नॉवेल्स। इन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने अपने उपन्यास लिखा। ठीक है। डैट इज आल्सो फेमस इन द बंगाली लैंग्वेज। ठीक है। ये पॉपुलर थे बंगाल में। और अन्य लोग जो थे जैसे प्रेमचंद, आप हिंदी में पढ़ते हो, उन्होंने हिंदी में लिखा। ठीक है। पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान, जैसे आजकल के जो किसान हैं अभी भी आप देखते होंगे। अदर पुअर फैमिलीज ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है। तो ये इनके जो मतलब कि बेस थे, किस पे वो लिखते थे, उनका जो लिखने का जो आधार था वो मतलब किसान हुआ करता था, गरीबी होती थी, और इंडिया के वो सोशल चीज़ें थी, सामाजिक चीज़ें, जिन पे मतलब कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए, उनकी बुराइयों के ऊपर, यहाँ तक कि शोषण के ऊपर, इन सब चीज़ों को मतलब ये लिखते थे। इसी तरह से सुब्रमण्यम भारती तमिल में लिखे। ठीक है। और उनका जो बेस था वो मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के था। इसके बाद फ़कीर मोहन सोनपति ने उड़िया में लिखा, नारायण आप्टे ने मराठी में लिखा। तो ये सारे अलग अलग लोग थे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, वो जो उनका जो बेस था। नेक्स्ट हम बातें करेंगे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने भी ब्रिटिश रूल को मतलब कि काफ़ी विरोध किया था, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ था। नेक्स्ट है म्यूजिक। जनरली म्यूजिक एंड डांस फॉर परफॉर्म इन प्राइवेट होम्स और टेम्पल। पहले जो प्राचीन टाइम पे लोग घरों में या फिर मंदिर में इस तरह का परफॉर्मेंस होता था। ठीक है। ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने ये सारे जो फंक्शन थे बाहर भी करने लगे, लाइव करने लगे, शाम को एंटरटेनमेंट करते थे। ठीक है। एवरी इवनिंग वो उनके जो बंगलोज में थे वहाँ पे इस तरह के फंक्शन हुआ करते थे। उन्होंने बहुत से क्लब भी बनाए जहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िक प्ले हुआ करता था। तो उनके दिए हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो स्पेशली जो फेमस है वायलिन है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो वायलिन बना हुआ है, गिटार, ड्रम, और इसके अलावा पियानो की तरह, हारमोनियम की तरह बजने वाला इलेक्ट्रिक जो होता है सेलो। राइट।
आगे हम बातें करेंगे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो फेमस थे वो सारे नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक थे, ठीक है। और साउथ इंडिया में जो फेमस था डैट इज़ द कार्नेटिक म्यूज़िक, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे हमारा था यहाँ पे इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में हारमोनियम फेमस था, तबला फेमस था, तो इस तरह के सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उस टाइम पे। और जब ग्रामोफोन का आविष्कार हो गया था 20वीं सेंचुरी के अंतर्गत, तो वो रिकॉर्डेड चीज़ें थी, लोग अपना रिकॉर्ड कर लेते थे और सुना करते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे आविष्कार होता गया वैसे वैसे सारी चीज़ें आती कि पहले हाथ से पेंटिंग हुआ करती थी, नेक्स्ट फोटोग्राफी आ गई। तो फोटोग्राफी बहुत ही वैल्यूएबल और ऑथेंटिक सोर्स होने लगा, क्योंकि हाथ से बना हुआ चीज़ को हम उतना ज़्यादा वो नहीं देते हैं, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ क्या होती है, वो प्रूफ नहीं होती है, ठीक है। तो एविडेंस के तौर पे फोटोग्राफी भी एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल था, मतलब फ़ोटो जैसा का तैसा मतलब फ़ोटो बनता था, और ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे काफ़ी फेमस थे, ठीक है। हम आर्किटेक्चर की बातें करें तो आर्किटेक्चर में वास्तुशास्त्र होता है। 19वीं सेंचुरी के टाइम पे लोग रेलवे का निर्माण किए, शिप भी आया, ठीक है। और प्रशासन लेवल पे और फिर बहुत सारे काम हुए, जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इंडिया के अंदर हमारे वो ब्रिटिश लोगों ने बनवाई है। चाहे आप बातें करते हो पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट भी ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस जो है, जो राष्ट्रपति भवन जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, वो भी ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है। हमारा जो लखनऊ का जो सचिवालय है और विधानसभा विधान परिषद जिसमें चलते हैं वो भी ब्रिटिश के बनाया हुआ है। इलाहाबाद के अंदर भी अगर हम बातें करते हैं तो बहुत से ऐसे तुम्हें आर्किटेक्ट मिलेंगे, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम है, और यहाँ तक कि सेंट जोसेफ कॉलेज की जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर है, कैथेड्रल जो चर्च है, आप पत्थर गिरजाघर जिसे कहते हैं, वो भी सब ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेड फोर्ट जो है पहले वो बिल्कुल कंप्लीट वाइट बनाया था शाहजहाँ ने, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको पूरी तरह से रेड कर दिया। रेड इसलिए कर दिया क्योंकि पोल्यूशन के इफ़ेक्ट के बनने की वजह से या फिर वाइट होने की वजह से वो क्या था, उस पर ज़्यादा के ज़्यादा मतलब कि वो गंदा हो जाता था, तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए पूरा रेड करा दिया। जब से उन्होंने रेड कराया तो उसे रेड फोर्ट से नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम बातें करेंगे यूरोपियन स्टाइल में उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो अपना शो कर भी करते थे, उनका जो सिंबल वो करता था सुपीरियरिटी का, मतलब कि उनके पास पावर भी है और उनके पास मतलब बेस्ट देने को हर चीज़ वो बेस्ट देते थे ब्रिटिश। तो वो अपने जो घर बनाते थे वो मतलब कि थोड़ा बहुत इंडियन स्टाइल से मैच करता था। ऊपर का जो छप्पर था वो मतलब कि घास फूस की हुआ करती थी, बाकी साइड का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल पक्का हुआ करता था, ठीक है। तो ये वहाँ पे बंगला में इस तरह के घर हुआ करते थे, इसलिए ब्रिटिश ने इसका नाम बंगला ही रख दिया, ठीक है। इस तरह के बने हुए घर को बंगलो कहते हैं। जो हम लोग सुनते हैं ना बंगला बहुत अच्छा है, तो ये बंगला जो नेम है बांग्ला शब्द से आया है और बंगाल में इसका मतलब का एक तरह से आविष्कार हुआ। आगे हम बातें करेंगे बिल्डिंग्स की, तो ये ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स जो होते हैं वो जनरली प्रभावित थी यूरोपियन आर्किटेक्चर से, तो उन्होंने भी इंडियन ने भी जो भी थे वो अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने लगे और उनके ही वास्तु को अपनाने लगे, उस तरह की बिल्डिंग्स को बनाने लगे, ठीक है। और ये पूरी तरह फिर पूरे भारत में, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस तरह के जो बंगाली हट हुआ करते थे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पिक्चर दिखाया उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये कॉलोनियल बंगलोज थे, राइट। तो ये रही आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आपके ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसकी फ़ोटोज़ और पिक्स मैं आपको भेज दूँगा। क्वेश्चन आंसर डेट विल इन सेपरेट पेजेस। और बेटा आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है ओवर। तो शायद जिस टाइम पे मैं आपको ये डिस्प्ले कर रहा हूँ उस टाइम पे आपका 31st नाइट है आई थिंक। तो बाय बाय 2020 एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।